बाजार में ट्रेडिंग करना समझिए काफी हद तक गाड़ी चलाने जैसा ही है। मतलब आगे का रास्ता देखने के लिए विंडशील्ड तो चाहिए ही, लेकिन साथ में ये जानने के लिए कि पीछे क्या हुआ, एक रियर व्यू मिरर भी जरूरी है। तो आज हम बाजार के इसी रियर व्यू मिरर और क्रिस्टल बॉल की बात करने वाले हैं, जिनसे मार्केट की वॉलेटिलिटी यानी उसकी उठापटक को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। तो फिर चलिए इस बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जब हम ऑप्शंस की कीमतों को देखते हैं तो वो असल में हमें बता क्या रही होती हैं? क्या वो सिर्फ कुछ नंबर है या फिर उनके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी है? आइए आज इसी की तह तक चलते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाजार की याददाश्त की, जिसे कहते हैं हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। तो सवाल ये है कि आखिर ये हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी या एचवी है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये बस एक माप है जो ये बताता है कि किसी शेयर की कीमत में बीते हुए समय में असल में कितना उतार चढ़ाव आया है। ये पूरी तरह से अतीत का हिसाब किताब है। इसमें कोई अंदाजा नहीं है, सिर्फ वो है जो हो चुका है। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है मौसम के डेटा के बारे में सोचना। जैसे मौसम का डेटा बताता है कि पिछले साल कितने तूफान आए और कितने दिन मौसम साफ रहा, बिल्कुल वैसे ही हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी बताती है कि स्टॉक का अतीत कैसा रहा है। ये वो कहानी है जो सच में हो चुकी है, जिसे हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं। और सबसे जरूरी बात क्या है, इससे हमें किसी भी स्टॉक का असली कैरेक्टर पता चलता है। क्या उसका मिजाज हमेशा से शांत रहा है या फिर वो हमेशा से ही उथल पुथल मचाता आया है? ये एक तरह से उस स्टॉक का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। अब बात करते हैं बाजार की उम्मीदों की, यानी कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की। तो ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी या आईवी भविष्य का अनुमान है। ये निकाली जाती है आज की ऑप्शन कीमतों से, और ये हमें ये बताती है कि बाजार को आने वाले समय में कीमत में कितने बड़े मूव की उम्मीद है। ये बाजार का एक कलेक्टिव गेस है। अगर एचवी मौसम का पुराना डेटा था, तो आईवी को समझिए मौसम का पूर्वानुमान। ये एक सोचा समझा अंदाजा है कि कल बारिश होगी या धूप निकलेगी। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई गारंटी नहीं है, ये सिर्फ एक संभावना है, एक उम्मीद है। और आईवी से हमें एक बहुत कमाल की चीज पता चलती है, वो ये कि बाजार में इस वक्त कितना डर या कितनी अनिश्चितता मौजूद है। अगर आईवी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि बाजार काफी बेचैन है और किसी बड़े एक्शन की उम्मीद कर रहा है। तो चलिए अब इन दोनों का आमना सामना करवाते हैं, बाजार की याददाश्त और बाजार की उम्मीद का। देखिए, एक तरफ है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी जो पूरी तरह से अतीत पर आधारित है और हमें बताती है कि क्या हुआ था, और दूसरी तरफ है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो भविष्य का अनुमान है और ये बताती है कि बाजार को क्या होने की उम्मीद है। एक अतीत की हकीकत है तो दूसरा भविष्य की उम्मीद। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। मान लीजिए किसी कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। ये जो नीली बार है वो दिखा रही है कि पिछले कुछ समय से स्टॉक शांत था, मतलब लो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। लेकिन ये जो नारंगी बार है वो आसमान छू रही है, यानी हाई इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भले ही स्टॉक का अतीत शांत रहा हो, बाजार को डर है कि नतीजों के बाद एक बड़ा तूफान आ सकता है। तो एक ट्रेडर के तौर पर इन दोनों नजरों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, आइए अब ये समझते हैं। देखिए, असली खेल तब शुरू होता है जब हम मौसम के पूर्वानुमान यानी आईवी की तुलना मौसम के इतिहास यानी एचवी से करते हैं। जब इन दोनों में एक बड़ा गैप होता है, जब भविष्य की उम्मीद और अतीत की हकीकत एक दूसरे से मेल नहीं खाती, अक्सर वहीं पर एक ट्रेडर के लिए मौका छिपा होता है। तो इसका एक सीधा सा 3 स्टेप का तरीका है। पहला, अतीत को जांचिए। एचवी से समझिए कि स्टॉक का नॉर्मल बर्ताव कैसा है। मान लीजिए वो आमतौर पर 20% के आसपास रहता है। दूसरा, भविष्य को पढ़िए। आईवी से देखिए कि बाजार अभी क्या सोच रहा है। हो सकता है नतीजों से पहले वो 60% पर पहुंच गया हो। और तीसरा, मौके को पहचानिए। ये जो 20% और 60% के बीच 40% का गैप है, यही तो असली अवसर है। यहाँ एक ट्रेडर ये सोच सकता है कि शायद बाजार कुछ ज्यादा ही डर रहा है और ये बढ़े हुए प्रीमियम पर ऑप्शंस बेचने का एक बेहतरीन मौका हो सकता है। जैसा कि हमारे सोर्स में भी कहा गया है, इस फर्क को समझना सोच समझकर ट्रेडिंग के फैसले लेने और बाजार में मौकों को पहचानने के लिए बेहद जरूरी है। ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब बाजार की याददाश्त और उसकी उम्मीदों में टकराव हो,
जब रियर व्यू मिरर कुछ और दिखाए और क्रिस्टल बॉल कोई और कहानी सुनाए, तो भरोसा किस पर किया जाए? इस पर सोचिएगा जरूर। बाजार का मूड कैसा है? क्या सब डरे हुए हैं या एकदम बेफिक्र? इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, जिसे हम आईवी भी कहते हैं, हमें यही समझने में मदद करती है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कोई गुजरे हुए कल की कहानी नहीं है। ये आने वाले कल का एक अंदाजा है। ये बाजार का एक मिला-जुला अनुमान है कि आगे चलकर कीमतें कितनी ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती हैं। इसको ऐसे सोचिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग ना भविष्य के प्राइस मूवमेंट पर एक तरह की वोटिंग है। जब भी कोई ऑप्शन खरीदता या बेचता है तो वो असल में भविष्य की अस्थिरता यानी वोलेटिलिटी पर अपना वोट डाल रहा होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ एक उम्मीद है, एक वोटिंग जैसा है, तो फिर ये नंबर आता कहाँ से है? मतलब इसकी गिनती होती कैसे है? इसका जवाब ना एक बहुत ही मशहूर फाइनेंशियल फॉर्मूले में छिपा है, जिसका नाम है ब्लैक-स्कोल्स मॉडल। और मजे की बात यह है कि इसका इस्तेमाल सीधे तरीके से नहीं होता, बल्कि एक उल्टे जासूसी वाले अंदाज में किया जाता है। अब देखिए होता क्या है। ट्रेडर्स को ऑप्शन की मौजूदा कीमत तो मालूम ही होती है, तो वो इस कीमत को ब्लैक-स्कोल्स मॉडल में डालते हैं और साथ में 4 और जानी पहचानी चीजें भी, जैसे स्टॉक का मौजूदा दाम क्या है या एक्सपायरी में कितना टाइम बचा है। अब इस पूरी पहेली में सिर्फ एक टुकड़ा गायब रहता है और वो है वोलेटिलिटी। तो जब वो इस गायब टुकड़े को ढूंढने के लिए हिसाब लगाते हैं तो जो जवाब मिलता है, बस वही इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है। तो सीधे शब्दों में कहें तो आईवी वो वॉलेटिलिटी है जो बाजार आज इसी वक्त ऑप्शन की कीमत के अंदर मानकर चल रहा है। ये बाजार की मौजूदा सोच को साफ साफ दिखाता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये नंबर आता कहां से है, पर इसका असली मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि आईवी हाई है या लो है, तो वो हमें क्या बता रहा होता है? यहां दो ही बातें हो सकती हैं। अगर आईवी हाई है तो इसका मतलब है कि बाजार को बड़े बड़े उतार चढ़ाव की उम्मीद है और इसीलिए ऑप्शंस का प्रीमियम यानी कि उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। और अगर आईवी लो है तो मतलब बाजार को शांति की उम्मीद है और ऑप्शंस सस्ते मिल रहे हैं। ये तो बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। जितनी ज़्यादा हलचल होने की उम्मीद होगी, रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा रिस्क उतना ही महंगा होगा उस रिस्क से बचने का बीमा यानी कि ऑप्शन का प्रीमियम। लेकिन बस यहीं पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी और बहुत महंगी गलती कर बैठते हैं, और वो गलती इस एक सवाल से जुड़ी है, क्या हाई इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मतलब है कि स्टॉक का दाम ऊपर ही जाने वाला है? और इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही सबसे जरूरी बात है जो हमें याद रखनी है। एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी हमें यह बताती है कि मूव कितना बड़ा हो सकता है, ये नहीं बताती कि वो किस दिशा में होगा, ऊपर या नीचे। मिसाल के तौर पर अगर किसी स्टॉक का आईवी 40% है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो 40% ऊपर जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बाजार को लगता है कि एक बड़ी हलचल होने वाली है, और वो हलचल ऊपर की तरफ भी हो सकती है और नीचे की तरफ भी। तो चलिए इस पूरी बातचीत की खास बातें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली, आईवी भविष्य का एक अंदाजा है। दूसरी, इसे ऑप्शन की कीमतों से उल्टा हिसाब लगाकर निकाला जाता है। तीसरी, हाई आईवी का मतलब है बड़े मूव की उम्मीद और महंगे ऑप्शंस, जबकि लो आईवी का मतलब है शांति की उम्मीद और सस्ते ऑप्शंस। और चौथी और सबसे जरूरी बात, आईवी हमें मूव का साइज बताता है, उसकी डायरेक्शन नहीं। तो अब ये सवाल सोचने वाला है कि अगर आईवी बाजार का मिला-जुला वोट है, तो आज का बाजार किस चीज के लिए वोट कर रहा है? ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक सवाल हमेशा बना रहता है, भविष्य की भविष्यवाणी पर ध्यान दें या फिर जो बीत चुका है उसके डेटा को समझें। चलिए आज इसी दुविधा को सुलझाते हैं। हमारे सामने दो बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। एक बताता है कि बाजार को भविष्य में क्या होने की उम्मीद है और दूसरा बताता है कि असल में अतीत में क्या हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस भविष्य वक्ता से जो असल में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ही है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आईवी कोई सीधी साधी नापतौल नहीं है, बल्कि ये एक उम्मीद है, एक अंदाजा है जो किसी भी ऑप्शन की कीमत में पहले से ही शामिल होता है। अब मजे की बात यह है कि आईवी को सीधे सीधे कैलकुलेट नहीं किया जाता। असल में ये एक पहेली के उस खोए हुए टुकड़े की तरह है जिसे ढूंढने के बाद ही ऑप्शन की कीमत का कोई मतलब बनता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी किसी ऑप्शन के दाम पर सीधा असर डालती है।
जब बाजार को लगता है कि बड़े उतार चढ़ाव आने वाले हैं तो ऑप्शन अपने आप महंगा हो जाता है। और यहीं पर एक बहुत आम गलतफहमी दूर होती है। हाई आईवी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कीमत ऊपर जाएगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कीमत में हलचल बहुत ज्यादा होने की उम्मीद है, चाहे वो किसी भी दिशा में हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इतिहासकार यानी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी हमें क्या बताता है। अब देखिए, आईवी के बिल्कुल उलट हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी एक पक्की, नापी जा सकने वाली चीज़ है जो पूरी तरह से पिछले प्राइस डेटा पर आधारित होती है। ये कोई अंदाज़ा नहीं है, ये हकीकत है। ये एक बिल्कुल सीधा सा स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है जो हमें बताता है कि पिछले कुछ समय में कीमत में असल में कितनी हलचल हुई है। ये एक डेटा बेस्ड ठोस नंबर होता है। और आखिरी स्टेप में इस डेली फिगर को एन्युअलाइज किया जाता है, मतलब सालाना आंकड़े में बदला जाता है, ताकि हम अलग अलग टाइम पीरियड के बीच इसकी तुलना कर सकें। मिसाल के तौर पर सिर्फ 2.5% की डेली वॉलेटिलिटी जब साल भर के हिसाब से देखी जाती है तो वो एक बहुत बड़े आंकड़े में बदल जाती है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। तो सवाल ये उठता है कि एक ट्रेडर इन दोनों यानी भविष्यवाणी और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को एक साथ इस्तेमाल करके मौके कैसे ढूंढ सकता है? इसका जवाब मिलता है जब हम बाजार की उम्मीद यानी आईवी को एसेट के असल पास्ट बिहेवियर यानी एचवी से कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन एक बहुत पावरफुल सिग्नल देता है। इससे पता चलता है कि किसी ऑप्शन की मौजूदा कीमत उसके हाल की हिस्ट्री के हिसाब से जायज़ है या नहीं। तो आसान शब्दों में कहें तो एक ट्रेडर इतिहासकार की डायरी को देखकर ये पता लगाता है कि भविष्यवक्ता की बातें कितनी सही हो सकती हैं या वो कुछ ज्यादा ही कह रहा है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि किस पर ज्यादा भरोसा किया जाए, बाजार के भविष्य की उम्मीदों पर या फिर अतीत के उन पक्के सबूतों पर जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की कैलकुलेशन एक ऐसा नंबर जो ट्रेडर्स हर रोज देखते हैं, पर कभी सोचा है ये जो मिस्टीरियस सा परसेंटेज है ये आता कहाँ से है? पता है, इसे समझना ना एक तरह से गेम चेंजर हो सकता है। अच्छा, किसी भी मॉडर्न ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ऑप्शंस चेन को खोलकर देख लीजिए, वहां एक कॉलम जरूर दिखेगा, आईवी। हाँ, वही इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, हर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के ठीक बगल में। और वहां पर ना अक्सर कुछ ऐसा नंबर नजर आएगा, 42.5%। अब देखिए, ये तो बस एक एग्जाम्पल है। रियल में तो ये नंबर हर स्टॉक के लिए हर एक पल, जी हाँ, हर पल बदलता रहता है, बिल्कुल मार्केट की नब्ज की तरह जो धड़कती रहती है। तो फिर सवाल वही है, ये परसेंटेज, ये नंबर आखिर आता कहाँ से है? मतलब ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इस मैजिकल नंबर को निकालता कैसे है? देखिए, इसका जवाब ना एक बहुत ही पावरफुल इंजन में छिपा है। एक ऐसा इंजन जो पर्दे के पीछे, मतलब हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर नॉन स्टॉप काम कर रहा है। और इस इंजन का नाम है द ब्लैक-शोल्स मॉडल। ऑप्शंस प्राइसिंग की दुनिया में ये शायद सबसे फेमस मॉडल है, और यही है आईवी की कैलकुलेशन की असली बुनियाद। तो सवाल उठता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो एक मिसिंग पीस है जिसे ब्लैक-शोल्स मॉडल सॉल्व करता है। ये मॉडल करता क्या है? ये ऑप्शन की करंट मार्केट प्राइस को उठाता है और फिर उल्टा काम करना शुरू करता है, ये पता लगाने के लिए कि उस प्राइस तक पहुंचने के लिए आखिर कितनी वॉलेटिलिटी चाहिए होगी। चलिए इस पहेली को उल्टा सॉल्व करने के प्रोसेस को थोड़ा और समझते हैं। इसे कहते हैं आइटरेटिव प्रोसेस, यानी एक दोहराव वाली प्रक्रिया। और हाँ, ये कोई सिंपल अलजेब्रा का सवाल नहीं है। और ये समझना ये बहुत ही जरूरी है, मॉडल ऑप्शन की प्राइस को कैलकुलेट नहीं कर रहा है। प्राइस तो उसे पहले से ही मालूम है, वो सीधे मार्केट से उठाई गई है। मॉडल तो बस ये पता लगा रहा है कि उस प्राइस के पीछे का रीजन क्या है। ये पूरा प्रोसेस ना एक बहुत तेज लूप की तरह चलता है। सोचिए जरा, कंप्यूटर सबसे पहले मार्केट प्राइस देखता है, फिर वॉलेटिलिटी का एक गेस लगाता है, मान लीजिए 20%। उसे फॉर्मूला में डालता है, अब चेक करता है क्या रिजल्ट मार्केट प्राइस से मैच हुआ। नहीं, अच्छा, तो गेस को थोड़ा बदलते हैं, मान लीजिए 21% करके फिर से ट्राई करता है। और ये लूप ये तब तक चलता रहता है जब तक फॉर्मूला से निकली हुई प्राइस एक्चुअल मार्केट प्राइस के बिल्कुल बराबर ना हो जाए। और बस जिस गेस पर यह बैलेंस बन जाता है वही है हमारी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ठीक है, अब जब प्रोसेस समझ आ गया है तो चलिए उस फेमस फॉर्मूले के अंदर भी झांक लेते हैं और देखते हैं कि इसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है।
तो ये रहा वो मशहूर ब्लैक शोल्स फॉर्मूला। हाँ, मुझे पता है, पहली नज़र में ये थोड़ा डरावना लग सकता है, पर घबराने की बात नहीं है। इसे बस कुछ जाने पहचाने इनपुट्स का एक सेट समझिए, जिन्हें कंप्यूटर एक साथ प्रोसेस करता है। देखिए, इस फॉर्मूला के ज्यादातर पार्ट्स तो हमें पहले से ही पता होते हैं। जैसे सी मतलब ऑप्शन की मार्केट प्राइस, वो तो है ही। एस यानी स्टॉक की करंट प्राइस, वो भी पता है। फिर के स्ट्राइक प्राइस, टी एक्सपायरी तक का टाइम, और आर यानी रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो नोन है। तो इन सारे नोन पीसेस के साथ गोल सिर्फ एक ही है, उस एक वैल्यू को ढूंढना जो इस पूरे इक्वेशन को बैलेंस कर दे। और वो मिसिंग पीस, वो है वॉलेटिलिटी, जिसे हम ग्रीक लेटर सिग्मा से दिखाते हैं। तो इस सब का रियल वर्ल्ड में मतलब क्या है? देखिए, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात कैलकुलेशन नहीं, बल्कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना है। किसी को भी ये सब हाथ से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस एक बात याद रखनी है, इसके पीछे की मैथ्स भले ही कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन जो आइडिया हमें समझना है वो बहुत सिंपल और पावरफुल है। तो अगली बार जब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का नंबर देखे तो क्या याद रखना है? पहली बात, ये कोई हवा में बना नंबर नहीं है, ये सीधे उस प्राइस से निकला है जो मार्केट उस ऑप्शन के लिए पे कर रहा है। इन शॉर्ट, ये एक तरह का स्नैपशॉट है कि पूरा मार्केट मिलकर उस स्टॉक के फ्यूचर मूवमेंट के बारे में क्या सोच रहा है। और आखिर में एक सोचने वाला सवाल, अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पूरी तरह से करंट प्राइसेस पर बेस्ड है, तो क्या ये फ्यूचर की प्रिडिक्शन है या सिर्फ इस मोमेंट में मार्केट के सेंटिमेंट का एक रिफ्लेक्शन? ये एक ऐसा सवाल है जो ट्रेडर्स और एनालिस्ट को हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। चलिए आज फाइनेंशियल मार्केट्स की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं, जिसे वॉलेटिलिटी, स्माइल और स्क्यू कहते हैं। ये सिर्फ चार्ट्स पर बने कुछ पैटर्न नहीं है, नहीं, ये असल में हमें मार्केट के अंदर बैठे डर और उम्मीदों की कहानी सुनाते हैं। तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। देखिए, ज्यादातर फाइनेंशियल मॉडल्स, जैसे कि ब्लैक शोल्स मॉडल, उनकी एक बुनियादी सोच होती है। वो ये मानकर चलते हैं कि मार्केट में जो उतार चढ़ाव है, यानी वॉलेटिलिटी, वो हमेशा एक जैसी कांस्टेंट रहती है। लेकिन असल दुनिया में ऐसा होता नहीं है। मार्केट की हकीकत इन किताबी मॉडल से बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो इस फर्क को समझने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना जरूरी है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। सोचिए, ये मार्केट का एक तरह का डर मीटर है। ये हमें बताता है कि ट्रेडर्स को आने वाले समय में किसी स्टॉक या इंडेक्स में कितने बड़े मूव की उम्मीद है। और यही वो चीज़ है जो ऑप्शंस की कीमत तय करने में एक बहुत बहुत ज़रूरी रोल निभाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पैटर्न से, जो ये साफ कर देता है कि वॉलेटिलिटी फिक्स नहीं होती। इसे कहते हैं वॉलेटिलिटी स्माइल। होता क्या है कि जब आप अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के लिए इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं ना, तो एक यू शेप बनती है, बिल्कुल एक स्माइल जैसी। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शंस करंट प्राइस के पास है, वहां वॉलेटिलिटी कम है, और जो ऑप्शंस कीमत से बहुत दूर है, चाहे ऊपर हो या नीचे, वहां वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। यहां इस चार्ट को देखिए, बिल्कुल साफ हो जाएगा। बीच में जहां एट द मनी ऑप्शंस हैं, वहां वॉलेटिलिटी का बार सबसे छोटा है। लेकिन जैसे जैसे हम दोनों तरफ यानी आउट ऑफ द मनी या इन द मनी की ओर जाते हैं, ये बार ऊंचे होते जाते हैं, एकदम एक मुस्कान की तरह। तो सवाल ये है कि भाई, ये स्माइल बनती ही क्यों है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। ट्रेडर्स को अचानक होने वाले बड़े प्राइस मूव से डर लगता है, चाहे वो तेजी का मूव हो या मंदी का। और इस डर की एक कीमत होती है। वो इन बड़े मूव्स के खिलाफ प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा प्रीमियम देने को तैयार रहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए निफ्टी 18,500 पर है। अगर मार्केट को लगता है कि बस छोटा मोटा 1.4% का ही बदलाव आएगा, तो वॉलेटिलिटी कम रहती है। लेकिन अगर डर है कि कहीं 5.4% जैसा बड़ा मूव ना आ जाए, चाहे ऊपर या नीचे, तो उस रिस्क की कीमत बढ़ जाती है और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आसमान छूने लगती है। और बस यही है जो इस स्माइल को बनाता है। ठीक है, तो ये तो हुई स्माइल की बात। अब एक और पैटर्न देखते हैं जो स्माइल की तरह सिमेट्रिकल, मतलब संतुलित नहीं है, और ये मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में कुछ और भी गहरा बताता है। ये है वोलेटिलिटी स्क्यू। अब ये स्माइल की तरह बैलेंस्ड नहीं होता, ये एक तरफ झुका हुआ होता है, मानो किसी ने स्माइल को एक तरफ से खींच दिया हो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट को एक दिशा में बड़े मूव का डर दूसरी दिशा के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये मार्केट के डर का असंतुलन है।
स्टॉक मार्केट में आपको सबसे ज्यादा नेगेटिव स्क्यू देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये कि गिरावट से बचाने वाले जो ऑप्शंस होते हैं, जिन्हें हम पुट्स कहते हैं, वो ज्यादा महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स गिरावट के लिए बीमा कराने को ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं, बजाय तेजी पर दांव लगाने के। तो दोनों में फर्क क्या है? ये स्लाइड इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। एक तरफ है स्माइल, ये सिमेट्रिकल है यू शेप में। ये दिखाता है कि मार्केट को बड़े मूव से डर है, चाहे वो किसी भी दिशा में हो। दूसरी तरफ है स्क्यू, ये एक तरफ झुका हुआ है और ये दिखाता है कि मार्केट को एक खास दिशा में और आम तौर पर नीचे की तरफ गिरने का डर ज्यादा है। तो एक सवाल तो बनता है, अगर ये स्क्यू बाजार के गिरने के डर को दिखाता है, तो ये डर इतना गहरा और परमानेंट कैसे हो गया? ये आया कहाँ से? इसका जवाब इतिहास की एक तारीख में छिपा है, 19 अक्टूबर 1987। इसे ब्लैक मंडे के नाम से जाना जाता है। उस एक दिन में स्टॉक मार्केट जिस तरह से क्रैश हुआ, उसने इन्वेस्टर्स की सोच को, उनके रिस्क लेने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। उस क्रैश का असर ये हुआ कि बाजार में गिरावट का डर एक परमानेंट फीचर बन गया। लोग समझ गए कि मार्केट बहुत तेजी से और बहुत बुरी तरह गिर सकता है। इसीलिए उस दिन के बाद से गिरावट से बचाने वाले पुट ऑप्शंस की डिमांड और उनकी कीमत हमेशा ज्यादा ही रही है। ये कोई टेम्परेरी डर नहीं है, बल्कि ये अब मार्केट के डीएनए का एक हिस्सा है। जैसा कि एक एनालिसिस में कहा गया है, ये बाजार की गिरावट के जोखिम और अचानक होने वाली बड़ी अप्रत्याशित घटनाओं की संभावना को लेकर एक स्थायी चिंता को दिखाता है। तो अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। आखिर इन पैटर्न्स का मतलब क्या है? इनसे हमें क्या पता चलता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वोलेटिलिटी पैटर्न कोई गड़बड़ नहीं है, ये मार्केट का एक फीचर है। ये हमें रियल टाइम में बताते हैं कि मार्केट का मूड कैसा है, उसका सेंटिमेंट क्या है। संक्षेप में कहें तो स्माइल बताती है कि मूव कितना बड़ा हो सकता है और स्क्यू बताता है कि मूव किस दिशा में होने का डर ज्यादा है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर प्राइस चार्ट्स हमें ये दिखाते हैं कि मार्केट ने अब तक क्या किया, तो क्या ये वोलेटिलिटी पैटर्न हमें ये नहीं बताते कि मार्केट को इस बात का कितना डर है कि वो आगे क्या कर सकता है? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि वोलेटिलिटी यानी बाजार का उतार चढ़ाव कैसे ऑप्शंस की पूरी कहानी को कंट्रोल करता है। हम देखेंगे कि बाजार की नब्ज पकड़कर सही चाल कैसे चली जाती है। ऑप्शंस में हमेशा एक बड़ा सवाल होता है, कब खरीदें और कब बेचें। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब अक्सर सिर्फ एक ही चीज में छिपा होता है, वॉलेटिलिटी। ये सब कुछ सही टाइमिंग और माहौल को समझने का खेल है। अब ये फैसला लेने के लिए ट्रेडर्स एक बहुत ही कमाल के टूल का इस्तेमाल करते हैं, आईवी रैंक। इसे बाजार का मौसम बताने वाला बैरोमीटर समझिए। ये हमें बताता है कि वॉलेटिलिटी अपनी पिछली हिस्ट्री के मुकाबले अभी ज्यादा है या कम। मतलब आगे तूफान आने वाला है या मौसम साफ रहेगा। और देखिए, यही एक मीट्रिक बाजार को दो बिल्कुल अलग अलग मैदानों में बांट देता है। एक तरफ है सेलर्स का बाजार और दूसरी तरफ है बायर्स का बाजार। और दोनों ही मैदानों में खेलने के नियम, उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती हैं। चलिए दोनों को समझते हैं। तो पहले बात करते हैं हमारी पहली प्लेबुक की। ये वो सिचुएशन है जब वॉलेटिलिटी आसमान छू रही होती है, और ये वो मैदान है जहां सेलर्स का राज चलता है और वो इस मौके को भुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। तो सिग्नल क्या है? जैसे ही आईवी रैंक 50% के निशान को पार करता है, समझ लीजिए कि सेलर्स के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है। ये एक साफ इशारा है कि बाजार में प्रीमियम बेचने का और कमाने का एक सुनहरा मौका आ गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऑप्शंस महंगे हो गए हैं, और यही सेलर्स के लिए उस बढ़े हुए फूले हुए प्रीमियम को अपनी जेब में डालने का सबसे अच्छा मौका होता है। असल में आप प्रीमियम को उसके पीक पर बेच रहे होते हैं, जो कि एक बहुत ही फायदेमंद सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसे माहौल में शॉर्ट स्ट्रैडल्स और क्रेडिट स्प्रेड्स जैसी स्ट्रैटेजीज सबसे ज्यादा काम आती हैं। इन सभी का एक ही मकसद होता है, उस महंगे प्रीमियम को कलेक्ट करना और फिर बस इस बात का इंतजार करना कि समय के साथ उस प्रीमियम की वैल्यू कम हो जाए। अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जहां खेल के नियम बिल्कुल पलट जाते हैं। अब ये बायर्स का मैदान है और वो अपनी चाल चलने के लिए तैयार हैं। जब आईवी रैंक गिरकर 30% से भी नीचे चला जाता है, तो ये बायर्स के लिए एक सिग्नल होता है।
इसे आप एक तरह की बम्पर सेल समझ सकते हैं, जहां ऑप्शंस सस्ते दामों पर मिल रहे हैं और बायर्स के लिए एक अच्छी डील पाने का मौका है। ये वो वक्त है जब बायर्स को एक बढ़त मिलती है, क्योंकि किसी भी ट्रेड में एंटर करने की जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। मतलब आप कम पैसे लगाकर एक बड़े मुनाफे की संभावना खरीद रहे होते हैं। तो जाहिर है ऐसे में लॉन्ग कॉल्स और लॉन्ग पुट्स जैसी स्ट्रैटेजीज सबसे पॉपुलर हो जाती हैं। बायर्स यहाँ पर क्या उम्मीद कर रहे होते हैं? वो वॉलेटिलिटी में एक अचानक उछाल या फिर बाजार में किसी एक तरफ एक बड़ी मूव की उम्मीद करते हैं। और क्योंकि प्रीमियम सस्ता है, एक छोटी सी भी सही चाल उन्हें एक बड़ा मुनाफा दिला सकती है। लेकिन एक ऐसा खास वक्त भी होता है जब वोलेटिलिटी के ये सारे नियम अपने एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं। हम बात कर रहे हैं एक्सपायरी के दिन की, और यकीन मानिए उस दिन सब कुछ बदल जाता है। एक्सपायरी के दिन बाजार की सबसे बड़ी ताकत घड़ी की सुइयां बन जाती हैं। टाइम डीके, जिसे हम थीटा कहते हैं, वो हर चीज पर हावी हो जाता है। ये एक ऐसी ताकत है जो या तो आपके हक में काम कर सकती है या आपके बिल्कुल खिलाफ। सोचकर देखिए, ट्रेडिंग के आखिरी कुछ ही घंटों में प्रीमियम 50 से 80% तक गिर सकता है, हवा में गायब हो सकता है, और वो भी तब जब शायद स्टॉक अपनी जगह से 1 इंच भी न हिला हो। ये बिल्कुल किसी खड़ी चट्टान से नीचे गिरने जैसा है, और अगर आप तैयार नहीं हैं तो ये आपको खत्म कर सकता है। और ये कोई धीमी गिरावट नहीं होती, ये एक सुनामी की तरह है। दिन की शुरुआत में थीटा एक स्थिर रफ्तार से प्रीमियम को कम कर रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है इसकी रफ्तार बढ़ती जाती है और आखिरी घंटे में तो वो एक बर्फीले तूफान में बदल जाता है जो सब कुछ खत्म कर देता है। ये जो इतना तेज उतार चढ़ाव होता है वो 2 ताकतों की वजह से होता है। एक है गामा, जो कीमत में छोटे से बदलाव के असर को कई गुना बढ़ा देता है, और दूसरा है थीटा, जो हर गुजरते पल के साथ प्रीमियम को खाता जाता है। ये एक ऐसा विस्फोटक मिश्रण है जो आपको पल में बना सकता है या मिटा सकता है। तो यहाँ से जो बात निकल कर आती है वो साफ है, सही स्ट्रैटेजी हमेशा माहौल पर निर्भर करती है। लेकिन ये हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये जानना कि माहौल कैसा है, ये तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली सवाल ये है कि एक ट्रेडर इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने रिस्क को कैसे मैनेज करेगा और आखिर में जीत हासिल करेगा। ऑप्शंस बाजार में ना एक बहुत ही पावरफुल डायनामिक है जिसे समझना ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसे कहते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी या IV का साइकिल, और आज हम इसी को ज़रा करीब से देखने वाले हैं। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो एक ही सिद्धांत पर टिका है, मीन रिवर्जन। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि जब भी कीमतें अपने एवरेज से बहुत दूर निकल जाती है तो वो आखिर में घूम फिर कर वापस अपने एवरेज की तरफ लौट ही आती हैं। और मज़े की बात यह है कि ये पैटर्न काफ़ी प्रिडिक्टेबल होता है, और बस यहीं पर ट्रेडर्स के लिए एक बड़ा मौका छिपा होता है। तो सवाल ये है कि ये जो मीन रिवर्जन की आदत है वॉलेटिलिटी की, ये असल में काम कैसे करती है और ट्रेडर्स इस पर इतनी पैनी नज़र क्यों रखते हैं? चलिए समझते हैं इसको। अच्छा, इसको ऐसे समझिए जैसे एक रबर बैंड होता है ना, आप उसे जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ही जोर से वो वापस अपनी जगह पर आएगा। बिल्कुल यही चीज मार्केट में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के साथ होती है। जब ये बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये मानकर चलिए कि इसके नीचे आने के चांस बढ़ जाते हैं, और जब ये बहुत कम हो जाती है तो इसके ऊपर जाने की उम्मीद की जाती है। सिंपल। और यही वो साइकिल है जो उन ट्रेडर्स के लिए एक मजबूत एज, एक मौका तैयार करता है जो इसे समझते हैं। देखिए, अगर वो हाई वॉलेटिलिटी यानी जब बाजार में डर ज्यादा हो तब ऑप्शंस बेचते हैं, और जब वॉलेटिलिटी कम हो यानी शांति का माहौल हो तब खरीदते हैं, तो वो इस साइकिल से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जब मार्केट में अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता का माहौल बनता है तो होता क्या है। ये वो टाइम होता है जब वॉलेटिलिटी यानी IV सच में आसमान छूने लगती है। और यहाँ पर ना सबसे ज़रूरी बात यह है कि वॉलेटिलिटी तब भी बढ़ सकती है जब स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा हो, नीचे गिर रहा हो, या फिर एक ही जगह पर अटका हो। इसका सीधा कनेक्शन मार्केट में फैले डर और अनिश्चितता से है, ना कि स्टॉक की डायरेक्शन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वॉलेटिलिटी बढ़ने के ना कई कारण हो सकते हैं, जैसे कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हों, कोई बड़ा इकोनॉमिक डेटा आ जाए, या दुनिया में कहीं कुछ बड़ा हो जाए। ये सारी चीजें मार्केट में एक अनिश्चितता का माहौल बना देती हैं
और बस इसी वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम भी बढ़ जाते हैं। तो जब वॉलेटिलिटी यानी आईवी बढ़ती है तो ऑप्शंस के दाम भी बढ़ जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने ऑप्शंस खरीदे हुए हैं, चाहे वो कॉल्स हों या पुट्स, वो प्रॉफिट बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो प्रीमियम चुकाया था उसकी वैल्यू अब मार्केट में बढ़ चुकी है। लेकिन देखिए, बाजार हमेशा डरा हुआ तो नहीं रहता, है ना? आखिर में शांति लौटती है। और जब ऐसा होता है तब हम इस वॉलेटिलिटी साइकिल का दूसरा साइड देखते हैं, जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन। जैसे ही अनिश्चितता कम होती है, वोलेटिलिटी भी धड़ाम से नीचे आ जाती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी गुब्बारे से हवा निकल गई हो। डर की वजह से जो ऑप्शन प्रीमियम फूल कर इतना बड़ा हो गया था, वो अब वापस पिचक जाता है। और ये उन ट्रेडर्स के लिए एक गोल्डन चांस होता है जिन्होंने हाई वॉलेटिलिटी पर ऑप्शंस बेचे थे, क्योंकि अब प्रीमियम के दाम बहुत कम हो चुके हैं, तो वो सस्ते में उन ऑप्शंस को वापस खरीद सकते हैं, अपना ट्रेड पूरा कर सकते हैं और मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर हम इसे समराइज करें तो यहाँ दो ऑपोजिट ताकतें काम कर रही हैं। एक तरफ बढ़ती हुई अनिश्चितता, जो ऑप्शंस के दाम बढ़ाकर खरीदारों को फायदा देती है, और दूसरी तरफ घटती हुई अनिश्चितता, जो ऑप्शंस के दाम गिराकर बेचने वालों को यानी सेलर्स को फायदा देती है। तो अब असली सवाल पर आते हैं। इस सारी जानकारी का इस्तेमाल करके असल में ट्रेड कैसे किया जाए, प्रॉफिट कैसे बनाया जाए? चलिए इसके फ्रेमवर्क को समझते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ इस बात पर दाव नहीं लगाते कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। नहीं, इसके बजाय वो मार्केट में डर के लेवल पर दाव लगाते हैं। जब डर का माहौल होता है तो वो वॉलेटिलिटी बेचते हैं, और जब बाजार में शांति होती है तो वो वॉलेटिलिटी खरीदते हैं। इस डायनामिक का फायदा उठाने के लिए एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अभी वॉलेटिलिटी का माहौल कैसा है, ज्यादा है या कम। फिर आपको ये अंदाजा लगाना होगा कि ये किधर जा सकती है। इसके बाद एक सही स्ट्रैटेजी चुनें और बस आईवी के बदलने से प्रॉफिट कमाएं। तो अगली बार जब आप मार्केट को देखें तो सिर्फ स्टॉक के प्राइस के बारे में मत सोचिए, वॉलेटिलिटी के बारे में भी सोचिए। खुद से पूछिए, क्या डर बढ़ रहा है या घट रहा है? यकीन मानिए, बस ये एक सवाल आपके लिए मौकों की एक पूरी नई दुनिया खोल सकता है। तो चलिए सीधे ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं वेगा को, जो कि एक बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट है। तो आखिर ये वेगा है क्या चीज? आसान भाषा में समझें तो ये एक टूल की तरह है। ये बस इतना बताता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव अगर 1% बदलता है तो एक ऑप्शन की कीमत कितनी बदलेगी। सिंपल है ना? ये हमें बताता है कि ऑप्शन की प्राइस वॉलेटिलिटी के लिए कितनी सेंसिटिव है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या चीज है जो किसी ऑप्शन के वेगा को कम या ज्यादा करती है? इसके पीछे दो बड़े ड्राइवर्स हैं। पहला और काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है मॉनीनेस, मतलब ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस स्टॉक के करंट प्राइस के कितना पास है। जो ऑप्शंस एट द मनी होते हैं, यानी जिनका स्ट्राइक प्राइस स्टॉक प्राइस के लगभग बराबर है, उनका वेगा सबसे हाई होता है। क्यों? क्योंकि वहां सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि आगे क्या होगा। इसके आगे पीछे जो ऑप्शंस डीप इन द मनी या आउट ऑफ द मनी हैं, उनका वेगा कम होता है। साफ बात है, वहां अनसर्टेनिटी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन मॉडर्नेस से भी बड़ा एक फैक्टर है, और वो है समय। जी हां, समय। ऑप्शन को एक्सपायर होने में कितना वक्त बचा है, ये वेगा के लिए सबसे जरूरी है। चलिए इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक शॉर्ट टर्म ऑप्शन है जिसे एक्सपायर होने में सिर्फ 30 दिन बाकी हैं। तो इस 30 दिन वाले ऑप्शन का वेगा मान लेते हैं है 0.03। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर वॉलेटिलिटी 1% बदली तो इस ऑप्शन की कीमत सिर्फ और सिर्फ 3 सेंट बदलेगी। काफी कम है ना? अब पिक्चर को थोड़ा बदलते हैं। जरा सोचिए क्या होगा अगर हम इसमें और समय डाल दें। चलिए इसकी तुलना एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन से करते हैं, पूरे 365 दिन वाले ऑप्शन से। और ये देखिए, यहां गेम पूरा बदल जाता है। 1 साल वाले ऑप्शन का वेगा 0.20 हो सकता है, यानी वॉलेटिलिटी में 1% के चेंज से इसकी कीमत पूरे 20 सेंट बदल जाती है। देखा कितना ज्यादा सेंसिटिव है ये वॉलेटिलिटी के लिए। तो इस चार्ट में यही चीज बिल्कुल साफ दिख रही है। जो छोटा वाला बार है वो है 30 दिन का ऑप्शन, और जो लंबा वाला बार है वो है 365 दिन का। जितना ज्यादा समय, वॉलेटिलिटी का असर उतना ही बड़ा।
ओके, तो अब जब हमने समय और मोनीनेस का रोल समझ लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर वेगा इतना स्पेशल और चैलेंजिंग क्यों माना जाता है। एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है यहाँ पर। वेगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन की टाइम वैल्यू पर असर डालता है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वेगा का लेना देना आज से नहीं, आने वाले कल से है। ये पूरी तरह से भविष्य की संभावनाओं का खेल है। और बस यहीं से असली चैलेंज शुरू होता है। देखिए, बाकी ऑप्शन फैक्टर्स का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन फ्यूचर की वॉलेटिलिटी, उसके बारे में कोई नहीं बता सकता। कल मार्केट कितना उठेगा, कितना गिरेगा, ये किसी को नहीं पता। तो एक तरह से वेगा अनसर्टेनिटी को, यानी अनिश्चितता को नापने का एक पैमाना है। ठीक है, इतनी थ्योरी के बाद अब आते हैं प्रैक्टिकल साइड पर। आखिर एक ट्रेडर के लिए वेगा को समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना, ये वेगा को एक दो-धारी तलवार बना देती है। एक तरफ ये एक बड़ा रिस्क है, वोलेटिलिटी में अचानक से कोई बड़ा चेंज आया तो पोर्टफोलियो को नुकसान हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यही चीज एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी भी है। जो ट्रेडर वोलेटिलिटी के चेंजेस को सही से समझ ले, वो इससे फायदा भी उठा सकता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि वेगा ट्रेडिंग क्या है? क्या ये भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश है, या फिर ये इस बात को मान लेना है कि भविष्य अनिश्चित है और उस अनिश्चितता के बीच अपने रिस्क को मैनेज करना ही असली खेल है? इस पर सोचना जरूरी है। चलिए आज फाइनेंशियल बाजार के एक छिपे हुए लेकिन बहुत ही दिलचस्प पहलू को समझते हैं। हम बात करने वाले हैं इम्प्लाइड और रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी के बारे में, और ये कैसे हमें बाजार की उम्मीदों और हकीकत के बीच का फर्क बताता है। तो एक बड़ा सवाल यह है कि क्या बाजार सच में भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमें वॉलेटिलिटी यानी कीमतों के उतार चढ़ाव को समझने से मिलेगा। हम देखेंगे कि बाजार जो उम्मीद करता है और जो असल में होता है, उसमें कितना बड़ा अंतर है। देखिए, इस पूरी बात को समझने के लिए हमें दो तरह की वॉलेटिलिटी को जानना होगा। पहली है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जो कि बाजार का भविष्य के लिए एक अनुमान है, और दूसरी है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, जो हमें बताती है कि अतीत में असल में क्या हुआ। एक है उम्मीद और दूसरी है हकीकत। तो ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आखिर है क्या? आसान भाषा में ये बाजार का एक सामूहिक अंदाजा है कि आने वाले समय में कीमतें कितनी ऊपर नीचे जा सकती हैं। ये कोई गारंटी नहीं है, बस एक उम्मीद है जो ऑप्शंस की कीमतों में पहले से ही झलकती है। और वहीं दूसरी तरफ है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, जिसे हम रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी भी कहते हैं। ये एक तरह से रियलिटी चेक है। यह हमें फैक्ट्स बताती है कि पिछले कुछ समय में कीमतें असल में कितनी अस्थिर रही हैं। अब असली खेल तब शुरू होता है जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं। सोचिए, क्या होता है जब बाजार का अनुमान यानी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हकीकत से यानी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी से ज्यादा हो? इसका सीधा मतलब यह हो सकता है कि बाजार जरूरत से ज्यादा डर या उत्साह दिखा रहा है, और जब ऐसा होता है तो ऑप्शंस की कीमत बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में, वो महंगे हो जाते हैं। और जाहिर है इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है। जब बाजार की उम्मीदें हकीकत से कम होती हैं तो ये ट्रेडर्स के लिए एक बिल्कुल अलग तरह का सिग्नल होता है। इस सिचुएशन का मतलब है कि बाजार शायद आने वाले उतार चढ़ाव को कम करके आंक रहा है, और ऐसे में ऑप्शंस सस्ते लग सकते हैं, जो कुछ लोगों के लिए एक मौका हो सकता है। और इसी कीमत के फर्क की वजह से ट्रेडर्स के दो अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। जो ऑप्शन खरीदते हैं वे कम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पसंद करते हैं, इस उम्मीद में कि भविष्य में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और जो ऑप्शन बेचते हैं वे ज्यादा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पर दाव लगाते हैं, ये सोचते हुए कि बाजार कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। अच्छा, तो ये जो उम्मीद और हकीकत के बीच एक लगातार गैप बना रहता है, क्या इसका कोई खास नाम है? जी हाँ, बिल्कुल है, और ये बाजार की बनावट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसे कहते हैं वॉलेटिलिटी रिस्क प्रीमियम या VRP। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरह का मुआवजा है जो भविष्य की अनिश्चितता का जोखिम उठाने के बदले में मिलता है। और इसका फॉर्मूला तो बहुत ही सीधा और सरल है। VRP बस इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी के बीच का अंतर है। ये साफ साफ दिखाता है कि बाजार की उम्मीद हकीकत से कितनी अलग थी। अब यहां सबसे जरूरी बात आती है। रिसर्च बार बार ये दिखाती है कि ज्यादातर समय इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी असल में हुई रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी से ज्यादा ही होती है। मतलब बाजार अक्सर जरूरत से ज्यादा चिंता करता है। अगर हम इसे एक चार्ट पर देखें तो उम्मीद वाला बार यानी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का बार लगभग हमेशा हकीकत वाले बार से ऊंचा ही रहता है।
बाजार लगातार ज्यादा ड्रामा की उम्मीद करता है, जबकि असलियत अक्सर शांत होती है। और इसी वजह से औसतन एक पॉजिटिव वॉलेटाइलिटी रिस्क प्रीमियम बनता है। ये बाजार में एक तरह का सिस्टमैटिक फायदा या एज पैदा करता है, जिसका कुछ ट्रेडर्स लाभ उठाते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि जो प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर्स होते हैं, उन्हें लंबे समय में एक तरह का फायदा होता है। क्यों? क्योंकि वो इस बात पर दांव लगाते हैं कि बाजार जरूरत से ज्यादा ही सोच रहा है, और ज्यादातर बार वो सही साबित होते हैं। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है ना? सिर्फ फाइनेंशियल बाजार ही नहीं, हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम कहाँ जोखिम को लेकर उम्मीद और हकीकत में फर्क कर बैठते हैं। ये सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं, बल्कि इंसानी सोच का भी एक दिलचस्प सवाल है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सही समय पर सही फैसला लेना ही सब कुछ है। तो आज हम दो ऐसे जबरदस्त टूल्स को अनलॉक करने वाले हैं जो बिल्कुल यही करने में मदद करते हैं, आईवी रैंक और आईवी परसेंटाइल। यकीन मानिए, ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। चलिए अपने टूल बॉक्स के पहले औजार से शुरू करते हैं, आईवी रैंक। अब इसका नाम सुनकर थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यह एक बहुत ही सीधा और पावरफुल इंडिकेटर है जो हमें बस ये बताता है कि बाजार की मौजूदा वॉलेटिलिटी नॉर्मल है भी या नहीं। तो ये आईवी रैंक असल में है क्या? देखिए, इसे वॉलेटिलिटी का एक थर्मामीटर समझिए। ये पिछले 1 साल में वॉलेटिलिटी के सबसे गर्म यानी हाईएस्ट और सबसे ठंडे यानी लोएस्ट पॉइंट को देखता है और बताता है कि आज का तापमान कहाँ पर है। 0 का मतलब है साल का सबसे निचला स्तर और 100 मतलब साल का सबसे ऊंचा स्तर। बस एक नज़र में पता चल जाता है कि मौजूदा वॉलेटिलिटी अपने ही इतिहास के मुकाबले कितनी ज़्यादा या कम है। तो जब भी आईवी रैंक 25% से नीचे दिखे तो ये एक सिग्नल है। इसका सीधा सा मतलब है कि मौजूदा वॉलेटिलिटी पिछले 1 साल की अपनी रेंज के सबसे निचले क्वार्टर में चल रही है। आसान भाषा में कहें तो बाजार में अभी शांति है और वॉलेटिलिटी ऐतिहासिक रूप से कम मानी जाएगी। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जब आईवी रैंक 75% को पार कर जाए तो ये एक अलार्मिंग की तरह है। ये हमें बता रहा है कि वॉलेटिलिटी अपने साल भर के रेंज के टॉप 25% में पहुंच चुकी है। मतलब साफ है, बाजार में जबरदस्त हलचल है और वॉलेटिलिटी ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम वॉलेटिलिटी का तापमान मापना तो जान गए, लेकिन एक ट्रेडर के लिए असली सवाल तो ये है, इस जानकारी का करें क्या? ये हमें कब खरीदने और कब बेचने का सिग्नल देता है। चलिए इसी को समझते हैं। हर ट्रेडर एक अच्छे मौके की तलाश में रहता है, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि हम कब कह सकते हैं कि ऑप्शन सस्ते मिल रहे हैं, क्योंकि इसी सवाल का जवाब हमारी पूरी स्ट्रैटेजी की नींव रखेगा। जवाब बिल्कुल सीधा है, जब आईवी रैंक 25% से नीचे हो। ये वो टाइम होता है जब ऑप्शंस हिस्टोरिकली कम वॉलेटिलिटी पर ट्रेड हो रहे होते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कम वॉलेटिलिटी का मतलब है सस्ता ऑप्शंस प्रीमियम, और यही खरीदने का सुनहरा मौका बन सकता है। और जब प्रीमियम सस्ता हो तो एक स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है? वो खरीदता है। इसीलिए प्रीमियम खरीदने वाली स्ट्रैटेजीज जैसे कि लॉन्ग कॉल्स, लॉन्ग पुट्स या लॉन्ग स्ट्रैडल्स ऐसे माहौल में सबसे असरदार साबित होती हैं। इन सबका लक्ष्य एक ही होता है, कम लागत में एंट्री करना और फिर वॉलेटिलिटी के बढ़ने पर, जिसे वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन कहते हैं, एक बड़ा मुनाफा कमाना। चलिए अब कहानी का दूसरा हिस्सा देखते हैं, ऑप्शंस को महंगा कब माना जाता है। जब आईवी रैंक 75% से ऊपर चला जाता है तो बस समझ लीजिए कि ऑप्शन प्रीमियम ऐतिहासिक रूप से महंगे हो चुके हैं। ज्यादा वॉलेटिलिटी का सीधा सीधा मतलब होता है रिच या बढ़ावा ऑप्शन प्रीमियम। तो जब प्रीमियम महंगा हो तो खरीदने की जगह बेचने का समय आ जाता है। प्रीमियम बेचने वाली स्ट्रैटेजीज जैसे क्रेडिट स्प्रेड्स या शॉर्ट स्ट्रैडल्स यहाँ सबसे ज्यादा काम आती हैं। इन रणनीतियों का मकसद बिल्कुल साफ होता है, उस बढ़े हुए रिच प्रीमियम को कलेक्ट करना और फिर वोलेटिलिटी के वापस नॉर्मल होने का इंतजार करना। अच्छा, तो आईवी रैंक हमें बताता है कि वोलेटिलिटी अपनी रेंज में कहाँ है, यानी हाई पर है या लो पर। लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि मौजूदा वोलेटिलिटी कितनी आम या असामान्य है, तो इसके लिए हमारे टूल बॉक्स में दूसरा टूल है, आईवी परसेंटाइल। ये हमें वोलेटिलिटी की कहानी का एक अलग लेकिन उतना ही जरूरी नजरिया दिखाता है। आईवी परसेंटाइल का काम बहुत सीधा साधा है।
ये पिछले 1 साल के सभी ट्रेडिंग दिनों को स्कैन करता है और हमें सिर्फ ये बताता है कि उनमें से कितने प्रतिशत दिनों में वॉलेटिलिटी आज के लेवल से कम थी। इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि आज का जो माहौल है वो कितना नॉर्मल है या कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये जो चार्ट है ये इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। मान लीजिए IV परसेंटाइल 70% है। इसका सीधा मतलब है कि पिछले साल के 70% ट्रेडिंग दिनों में वॉलेटिलिटी आज के लेवल से कम थी और सिर्फ 30% दिन ही ऐसे थे जब वॉलेटिलिटी आज से ज्यादा थी। ये हमें एक बहुत ही मजबूत हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देता है। तो अब जब हम IV परसेंटाइल को पढ़ना सीख गए हैं तो इसे भी IV रैंक की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी हमें एक इशारा देता है कि ऑप्शंस सस्ते हैं या महंगे। यहाँ एक सिंपल सा थंब रूल है। जब IV परसेंटाइल 30% से कम हो तो ये ऑप्शंस के सस्ते होने का सिग्नल है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि 70% समय वॉलेटिलिटी इससे ज्यादा रही है। और ठीक इसके उलट, जब परसेंटाइल 70% से ज्यादा हो तो ये प्रीमियम के महंगे होने का संकेत है, क्योंकि वॉलेटिलिटी पिछले 70% दिनों के मुकाबले आज काफी ज्यादा है। तो हमने दोनों टूल्स को अलग अलग समझ लिया, लेकिन असली ताकत तब सामने आती है जब हम IV रैंक और IV परसेंटाइल को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे इन दोनों को मिलाकर एक मजबूत वॉलेटिलिटी ड्रिवन स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। ये टेबल पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। देखिए, दोनों ही मैट्रिक्स में कम रीडिंग यानी 25 से 30% से कम ऐतिहासिक रूप से कम वॉलेटिलिटी और सस्ते प्रीमियम का सिग्नल है, यानी प्रीमियम खरीदने का अच्छा मौका। और दोनों में ज्यादा रीडिंग यानी 70 से 75% से ज्यादा ऐतिहासिक रूप से ज्यादा वॉलेटिलिटी और महंगे प्रीमियम का संकेत है, जो प्रीमियम बेचने के लिए एक अच्छा माहौल बनाता है। तो अब हमारे ट्रेडिंग टूल बॉक्स में 2 नए पावरफुल इंडिकेटर्स आ चुके हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ये काम करते हैं या नहीं, सवाल ये है कि वॉलेटिलिटी का इस्तेमाल करके अगला बड़ा अवसर कैसे पहचाना जाए।